बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर साजिद खान, आज एक नए ब्लॉग के साथ। कलम किताब सिलसिले में हम अपनी किताब अपहीवर को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम इस बात का जायजा ले रहे थे गुज़श्ता किस्त में कि फिनलैंड जैसा एक छोटा मुल्क जो बरआज़म यूरोप के शिमाल में इंतहाई एक सर्द इलाके में वाक़ है, वो मुल्क कैसे अपने महदूद वसाइल के साथ और ऐसे जंग से निकलता हुआ कि जिसमें उसका जो इंतजामी ढांचा था, जो चाहे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो तबाह हो चुका था। वो मुल्क कैसे अपने पाँव पे खड़ा हुआ और उसने फिर कैसे एक ऐसा तालीमी निज़ाम वज़ा किया कि जिसकी प्रोडक्ट एक ऐसा तालिब इल्म जो है वो उसके निज़ाम से निकलता है कि जो साइंस, मैथमेटिक्स और इस किस्म के मज़ामीन में वो एक्सेल कर जाता है और दुनिया भर के इम्तिहानात में जो उसकी काबिलियत हो वो मानी जाती है, वो सर-ए-फ़हरिस्त रहती है। तो उसकी क्या तारीखी वजूहात हैं और वो निज़ाम कैसे उसमें उसे कायम किया गया। आज का एपिसोड ये भी हमें बताएगा कि अगर कोई कौम किसी मुआशी, सियासी या इस किस्म के जो खारजी महाज पर वो अगर किसी बहरान में घिर जाए, तो उसमें फिर एक कौमी रहनुमा की जो अहमियत होती है, वो कैसे दो चांद हो जाती है। और कौमी रहनुमा ऐसा कि जो अपनी विज़न, अपनी जो सियासी और उसकी दूरअंदेशी हो, सियासी काबिलियत हो, अहलियत हो, उसका तजुर्बा हो, उसका इखलास हो, उसकी मेहनत हो, दयानतदारी और उसकी बेगर्जी, वो कैसे एक कौम को न सिर्फ उसकी मंजिल यानी खुशहाली की जो राहें हैं वो उस पर गामजन करती है, बल्कि वो उसकी क़यादत जो है, उस कौमी रहनुमा की क़यादत वो कैसे कौम को उसका जो एक ऐसा माजी हो कि जिसमें उसे शिकस्त का सामना रहा हो, उसमें बहुत सारे जानी नुकसानात रहे हों, वो उन तमाम नुकसानात को पसे-पुश डालते हुए वो कौम को उसका जो रोशन मुस्तकबिल है, वो उसे कैसे मिलाता है, ये आज के एपिसोड में हम देखेंगे। हुआ यूं कि 1944 के जुलाई में जब नाज़ी जर्मनी की जो शिकस्त थी वो वाज़ेह दिखाई दे रही थी और निबिश्ता दीवार बन चुकी थी, तो सोवियत यूनियन की जो ताकत थी वो उभर कर सामने आ रही थी। सोवियत यूनियन का उस वक़्त जो लीडर था वो एक सख्त-गिर रहनुमा है के तौर पर जाना जाता है, जिसका नाम है स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। अब फ़िनलैंड एक ऐसी पोज़ीशन पे वाक़या था कि उसका जो तवील तरीन जो उसकी सरहद है, बॉर्डर है, वो सोवियत यूनियन के साथ यानी रशिया के साथ लगता है। यूरोप के दीगर जितने ममालिक थे वो चूँकि उससे फ़ासले पर थे सोवियत यूनियन से, तो सबसे ज़्यादा जो खतरा था वो फ़िनलैंड को था कि अब उसके बाद नाज़ी जर्मनी के बाद वो फ़िनलैंड होगा कि जिस पर सोवियत यूनियन हमला करेगा और उसे अपने कब्ज़े में कर लेगा। 1945 के बाद सोवियत यूनियन ने फिर जितनी भी बाल्टिक रियासतें थी, यानी कि जो उसके साथ-साथ छोटी-छोटी रियासतें हैं, अब आज़ादाना तौर पर वो जानी जाती हैं, उन तमाम रियासतों पर उसने कब्ज़ा कर लिया था, बर्लिन तक उसका कब्ज़ा हो गया और फिर उसके साथ-साथ पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और इस किस्म के तमाम ममालिक उसने अपने ज़ेर तसल्लुत कर लिए थे। अब उसमें वाहिद जो मुल्क था, वो था फ़िनलैंड। फ़िनलैंड की जो सियासी क़यादत थी, उसे इस बात का अंदाज़ा था कि अगर उसने वो किसी डील तक ना पहुँचा और उसने सोवियत यूनियन की जो सियासी क़यादत है, अगर उसका एतमाद ना हासिल कर सकी, तो वो फ़िनलैंड को भी अपने इक़्तिदार वो अपने तसल्लुत में ले आएगा। तो फ़िनलैंड की जो क़यादत थी, वो फिर 1944 में मॉस्को गई, वहाँ पर जाकर उसने फायरबंदी का जो जंगबंदी का एक मुआहदा पेश किया और उसने किसी नतीजे तक पहुँचने की कोशिश की। जो सोवियत क़यादत थी, वो चूँकि अपने नुकसानात से आगाह थी और समझती थी कि फ़िनलैंड ये उसके लिए बेहतर मौका है कि वो उस पर कड़ी शराइत जो है फ़िनलैंड की क़यादत पर, उसकी रियासत पर वो आयद कर दे। अब वो शराइत सुनिए कि वो कैसी शर्मनाक या ऐसी सख्त शराइत थी कि जिसका हतमी नतीजा ये था कि फ़िनलैंड इन शराइत के सामने या तो वो घुटने टेक देगा और फिर वो सोवियत यूनियन को मुकम्मल तौर पर खुली आज़ादी दे देगा, छूट दे देगा कि वो फ़िनलैंड पर हमला करके या बतौर रज़ाकाराना तौर पर वो फ़िनलैंड को अपनी गोद में ले ले। आप यूँ समझिए। अब उसमें जो पहली शर्त थी वो ये थी कि फ़िनलैंड उसमें जो जर्मन फ़ौजें थी 2 लाख के करीब, उन फ़ौजों को वो निकाले और उन्हें कहे कि वो यहाँ से निकल जाएँ। फ़िनलैंड ने वो निकाल दी। फ़िनलैंड का एक सरहदी इलाका था बहुत बड़ा, जिसे कारेलिया के नाम से जाना जाता है। वो बहुत बड़ा एरिया, वो भी सोवियत यूनियन को वापस करना पड़ा। उसके बाद फ़िनलैंड ने फिर अपनी जो पोर्ट थी, नेवल बेस थी, यानी बंदरगाह और नेवल बेस, वो भी हवाले कर दी। सभी नहीं, लेकिन किसी हद तक वो भी सोवियत यूनियन के हवाले कर दी।
اس کے بعد فن لینڈ نے ہرجانے کے طور پر ایک بہت بڑی رقم جو $300 ملین تھی وہ 6 سال میں ادا کرنا تھی۔ اب یہ سوچیے کہ وہ ایک زرعی ملک تھا جس کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا تھا، لوگ در بدر تھے، مکانات، اس کے کارخانے، اس کی زراعت، ہر چیز تباہ ہو چکی تھی۔ یہ جنگ کے دوران کی صورتحال ہے۔ اب 6 سال میں اس نے نہ صرف پاؤں پہ کھڑا ہونا تھا بلکہ $300 ملین کی ادائیگی بھی کرنی تھی سوویت یونین کو۔ تو خاصی گفت و شنید اور پھر لے دے ہونے کے بعد یہ رقم کم ہو کر $300 ملین سے کم ہو کر $225 ملین بن گئی، اور اس کی مدت جو ہے وہ 6 سال سے بڑھا کر 8 سال کر دی گئی۔ اور اس میں جو سب سے شرمناک جو اس میں آپ سمجھیے کہ جو اس میں معاہدہ تھا وہ کیا تھا، جو اس معاہدے کی شرط تھی وہ یہ تھی کہ جنگ عظیم دوم میں جس سیاسی قیادت نے، جو فن لینڈ کی سیاسی قیادت تھی، اور فن لینڈ وہ سوویت یونین سے اس نے جنگ لڑی تھی، فن لینڈ کو کہا گیا کہ اس سیاسی قیادت کو، جس میں بشمول صدر، وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور دیگر کئی اہم وزراء اور آرمی چیف، ان سب پر مقدمہ چلایا جائے اور انہیں اس بات کی سزا دی جائے کہ انہوں نے فن لینڈ کا دفاع کیوں کیا اور کیوں سوویت یونین سے جنگ چھیڑی۔ اور فن لینڈ کو اندازہ لگائیے، یہ قومی ہزیمت اور قومی جو وقار تھا یہ اس کے منافق دام تھا، لیکن اس کے باوجود فن لینڈ نے ایک قانون بنایا اور ریٹروسپیکٹو میں یہ قانون جو ہے وہ اپلائی کیا گیا۔ اپنے وزراء، وزیر اعظم سب کو جیلوں میں ڈالا گیا، اگرچہ وہ جیلیں جو آرام دہ تھیں، اور انہیں آپ یوں سمجھیے جیسے گھر نظر بند کر دیا گیا تھا گھروں میں۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ معاہدہ، جب اس قانون کے بعد یہ قانون کا نفاذ ہوا، تو جب ان کی رہائی ہوئی تو انہیں پھر دوبارہ اپنے اگرچہ اپنے عہدوں پر نہیں لیکن انہیں پھر اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز کر دیا گیا تھا۔ تو اس قدر شرمناک جو اس میں، اور اس میں ایک اہم شرط یہ بھی تھی کہ فن لینڈ جو ہوگا وہ سوویت یونین سے اپنی 20% تجارت کرے گا ہر حال میں، چاہے کچھ بھی اسے منگوانا پڑے، لیکن 20% اس کی تجارت صرف سوویت یونین سے ہوگی۔ تو ان کڑی شرائط کے ساتھ سوویت یونین نے یہ ٹیسٹ کرنا چاہا کہ فن لینڈ جو ہے وہ کس حد تک کھڑا ہو سکتا ہے، وہ کس حد تک اپنی مزاحمت جاری رکھ سکتا ہے۔ اب ہوا یوں کہ اب اس کے لیے جو سیاسی قیادت تھی فن لینڈ نے کی، اس نے کیا حکمت عملی اپنائی، کیا وہ اسٹریٹجی اپنائی کہ جس کے ذریعے وہ نہ صرف ان شرائط پر پورا اترا، اس نے سوویت یونین کا جو اعتماد تھا وہ حاصل کیا، اور پھر ایک بہترین وہ انڈسٹریلائزڈ ملک بن گیا۔ وہ شرائط وہ حکمت عملی آپ ملاحظہ کیجیے۔ اب اس حکمت عملی کو عنوان دیا گیا، یہ حکمت عملی جانی جاتی ہے پاسیکیوی کیکونن۔ اب یہ دو افراد کا نام ہے۔ یہ دو افراد کون ہیں؟ یہ دونوں افراد وزرائے اعظم رہے 1946 سے لے کر 1981 تک۔ یہ دو رہنما رہے، قومی رہنما رہے فن لینڈ کے۔ پاسیکیوی رہے 1946 سے لے کر 1956 تک، اور 1956 سے لے کر 1981 تک جو رہے وہ کینونن رہے۔ یہ دو قومی رہنما رہے۔ ان دو قومی رہنما نے پھر اپنی جو ملک کی حالت تھی، ابتر حالت تھی کہ جس میں ہر چیز تباہ ہو چکی تھی، وہ جنگ سے تباہ حال قوم تھی، اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ اب انہوں نے اسٹریٹجی کیا اپنائی؟ پہلا یہ اس کا نقطہ یہ تھا کہ سب سے پہلے رشیا کو یعنی سوویت یونین کو نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ اسے ہر سطح پر اسے انگیج کرنا ہے، اس کا اعتماد حاصل کرنا ہے، تاکہ سوویت یونین کے دل میں اور اس وقت جو سیاسی قیادت تھی اس کے ذہن سے یہ بات نکال دے کہ فن لینڈ جو ہے اس کا جھکاؤ مغرب کی جانب، یعنی کہ جو دیگر مغربی حکومتیں تھیں، فرانس ہو، اس میں یو کے ہو، یا اس میں یو ایس ہو، اس کی جانب نہیں، بلکہ اس کا جھکاؤ جو ہوگا سوویت یونین کی جانب ہوگا۔ یہ پہلی اس میں شرط تھی۔ اب دوسری اس میں جو وہ حکمت عملی کا یہ نقطہ تھا کہ جو سیاسی ریٹرک تھا اور جو پولیٹیکل ڈسکورس تھا، یعنی سیاسی بحث مباحثے میں فن لینڈ میں کوشش کی گئی کہ سوویت یونین کو ناراض نہ کیا جائے اور اس قسم کا لب و لہجہ نہ اختیار کیا جائے کہ جس سے سوویت یونین کو غلط پیغام جائے اور مخالفانہ پیغام جائے۔ تیسرا اس میں جو میڈیا اخبارات اس میں سیلف سینسرشپ اپنائی گئی کہ کوئی بھی ایسی بات، آرٹیکل یا کچھ بھی نہ لکھا جائے کہ جس سے سوویت یونین کو کی ناراضگی مول لی جائے۔ یہ تین نکات۔ اب چوتھا اس میں جو نقطہ تھا وہ یہ تھا، کوئی بھی ایسا سیاسی جو رہنما ہوگا کہ جو سوویت یونین کی مخالفت کرے گا یا وہ اس پالیسی کے خلاف چلے گا، اس کی جو صدارتی نامینیشن ہوگی وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ایک قانون بنا دیا گیا۔ تو یہ ایک سیاسی حکمت عملی تھی جو اپنائی گئی۔ اب اس میں چونکہ قیادت جو تھی اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کے پاس وقت کم ہے اور اس پر جو مسائل ہیں وہ وہ گراں قدر ہیں، وہ مسائل ایسے ہیں کہ ان کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ تو اب اسے نمٹنے کے لیے جو اسے اندازہ اس بات کا تھا
کہ चूंकि एक छोटा सा मुल्क है और ये छोटा सा मुल्क जो होगा, अगर इसके सिर्फ वो आबादी, अगर मर्दों पर मुश्तमिल आबादी अगर काम करेगी तो बहुत मुश्किल होगा कि वो ना सिर्फ हरजाने की रकूम अदा करे बल्कि ये कौम अपने पाँव पे खड़ी हो सके। आप अंदाजा लगाइए कि ऐसी कौम, छोटी कौम कि जिसके अफराद बेशतर जो मर्द थे वो जंग में मारे जा चुके थे या माजूर थे या कैदी बनाए जा चुके थे। तो अब इस कौम ने ये फैसला किया कि कोई भी उसमें मर्द व ज़न जो है वो फारिग नहीं बैठेगा, बल्कि उन सबको तालीम हासिल करना पड़ेगी, हुनर और ऐसी स्किल हासिल करना पड़ेगी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में हिस्सा ले सकें। अब ये एक अहम नुक्ता जो था वो इसमें तय पाया। अब इसमें जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि तालीमी हिकमत अमली कैसी हो, यानी यहीं से ये तालीमी हिकमत अमली 1946 में तय पा गई थी कि एक ऐसा तालीमी निज़ाम हो कि जिसमें जो अफराद थे, जो अनपढ़ थे, उन्हें तालीम दी जाए और जो तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें हुनरमंदी से नवाजा जाए, ताकि जब वहाँ पर इंडस्ट्री लगे तो उनके पास ऐसी लाजमी स्किल ज़रूर हो कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में हिस्सा ले सकें। अब इस मकसद के लिए सबसे अहम तवज्जो जो दी गई और जो तमाम इस ब्लॉक का मकसद है और गुज़श्ता कल के ब्लॉक का मकसद भी, कि प्राइमरी जो तालीम है, यानी कि जब भी कोई आप इमारत की बुनियाद रखेंगे तो उसमें सबसे अहम नुकता ये होगा कि आप उसकी जो बुनियाद हो वो ऐसी मजबूत रखें कि उस पर अगर 100 मंजिला बिल्डिंग हो और वो कई दिहाइयों तक भी खड़ी रहे तो वो ज़माने के जो तफेड़े हों, जो ज़माने के सर्द गर्म हालात हों, कोई भी उसमें नाकानी आफत हो, वो तमाम उन जो इसमें क्राइसिस में वो सस्टेनेबल रहे, वो उन तमाम इस किस्म के हालात को सह सके। अब उस इमारत की जो बुनियाद थी वो थी यानी एजुकेशन जो एक इमारत खड़ी करनी थी तालीम की, उसकी बुनियाद थी प्राइमरी तालीम। कि प्राइमरी तालीम का एक ऐसा निज़ाम वज़ा हो कि जिसमें बच्चों को क्वालिटी तालीम मिले और वो अच्छे हुनरमंद शहरी के तौर पर बाहर निकल सकें और ऐसे शहरी बने कि वो मुल्क कौम के मसाइल को समझते हों, उनके साथ मुखलिस हो, कानून पर अमल पैरा हो और कौमी जो तरक्की हो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। अब सबसे पहले इसमें जो तालीम थी वो फ्री कर दी गई। सभी मर्द-ओ-ज़न के लिए, तमाम बच्चों के लिए तालीम फ्री कर दी गई। उसके लिए कसीर रकूम कर्ज़े के तौर पर ली गई ताकि जो स्कूल में तालीम हो वो सभी को यकसां मिले, स्कूल जगह-जगह खुल जाएँ, स्कूलों में जो तालीम क्लास में एक तादाद हो वो मखसूस नंबर हो, यानी कि 25 से 30 स्टूडेंट्स की जो तादाद हो एक टीचर की रेशो के साथ, 1 और 30 की ये रेशो बनाई गई। उसके बाद जो टीचर की सिलेक्शन थी, अब ये देखिए कि टीचर की जो सिलेक्शन थी प्राइमरी स्कूल के टीचर की, वो सबसे टफ कर दी गई, वो सबसे मुश्किल कर दी गई। वही टीचर बनेंगे जो यूनिवर्सिटी की तालीम में जिनके हाईएस्ट ग्रेड्स होंगे, जिनका जो तालीमी पस मंज़र बेहतरीन ग्रेड्स पर मुश्तमिल होगा और उन्हें फिर एक इंतहाई इंटेंसिव जो ट्रेनिंग थी उस प्रोसेस से गुजारा गया। 2-3 साल उनकी ट्रेनिंग दी गई ताकि वो ऐसे टीचर बनकर निकले कि वो बेहतरीन हो, उनके जो तसव्वुरात हों वो बेहतरीन हो, उनके जो पढ़ाने का अंदाज हो, उनकी तख्लीकी अपनी सोच हो और वो कुछ भी पढ़ाना चाहें तो उनका जो इल्म हो वो बहुत अच्छा हो। ये उनकी ट्रेनिंग दी गई और फिर उनकी जो सैलरीज थी यानी तनख्वाहें थी वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से ज्यादा रखी गई। इस बात का जो अंदाजा लगाते हुए और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि टीचर को जितना आप खुशहाल बनाएंगे वो उतनी ही अपनी उसमें मेहनत और दयानतदारी से वो काम करेगा। टीचर की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद फिर उसमें कोई भी इसमें सहल पसंदी और नाकामी का शाइबा तक नहीं रखा गया कि अगर कोई टीचर उसमें परफॉर्म ठीक ना करे तो उसे मुलाजमत उसकी बरकरार रखी जाए, नहीं बल्कि उसे फारिग कर देने की पॉलिसी। उसके बाद टीचर को इस बात की आज़ादी दी गई कि वो जो भी कंटेंट एक रियासती पॉलिसी के तहत जो भी उसमें उन्वानात कंटेंट्स दिए गए, टीचर उसमें अपनी मर्जी से जो पढ़ाना चाहे वो पढ़ा ले, ताकि वो स्टूडेंट का जहन अपने अंदाज से खोले और उसे जो असासी अंदाज की जो तालीम है वो अपने अंदाज में उसे दे सके। ये उसके चीदा-चीदा इसमें खुसूसियात थी और इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल्स है, अगरचे प्राइवेट स्कूल्स की तादाद अभी बहुत कम है फिनलैंड में, लेकिन रियासत ने ये किया कि एक बजाय ये कि एक मुतबादल, एक पैरेलल, एक मुतवाज़ी जो निज़ाम कायम हो सकता था तालीम का, वो ख़त्म कर दिया गया। प्राइवेट स्कूल्स की जो टीचर्स की तनख्वाहें हैं वो भी सरकार देती है वहाँ पे और सरकारी असातिज़ा की तो लाज़मन वो सरकार देती है, यानी कि ये प्राइवेट स्कूल्स का ये जो एक अलग निज़ाम था वो उसे कायम नहीं होने दिया गया, बल्कि प्राइवेट निज़ाम को सिर्फ इस बात के लिए रखा गया कि वो जहाँ तक सरकार नहीं पहुँच सकती वहाँ प्राइवेट निज़ाम काम करे ताकि सभी को तालीम मिले।
इसमें बच्चों को जो उनके यूनिफॉर्म, उनकी किताबें, उनका दिन का खाना, ये सब सरकार की तरफ से दिया गया। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स दिए गए हर बच्चे को, ताकि वो रग़बत से अपनी मेहनत उसमें लगाएं और रग़बत से वो तालीम हासिल करें। तो ये एक ऐसा कम्प्रिहेंसिव तालीमी निज़ाम था कि जिसकी प्रोडक्ट जो थी वो लाज़मन सामने आनी थी। और इसके अलावा फिर इस बात पर तवज्जो दी गई कि सबसे ज़्यादा जो मेहनत होगी टीचर की, वो साइंस, मैथमेटिक्स और जो जर्नल चीज़ें हैं समझने की अप्रीहेंशन, वो उस पर लगाई जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें साइंस का जो ताज़ा तरीन मवाद हो वो उसे समझ सके और ज़िंदगी में उसकी एप्लीकेशन कर सके। ये एक एजुकेशन पॉलिसी इसमें इख्तियार की गई। अब इसके अलावा सरकार ने ये भी किया कि अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जो अहम इकदाम है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सरकार ने अपनी जीडीपी का 3.5% जो हिस्सा था वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस पर लगा दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुल्क में तहकीक हो और उस तहकीक की जो बुनियाद पर फिर जो नताइज आखिज हों वो इंडस्ट्री में यानी कि सनत में फिर वो लगाए जाएं। तो ये एक कम्प्रीहेंसिव एक पॉलिसी थी कि जिसका नतीजा ये निकलना था कि जब इंडस्ट्री लगाई गई तो उसके लिए फिर इस बात सरकार के पास इतनी अफरादी कुव्वत मौजूद थी कि वो इंडस्ट्री में काम कर सके और अपनी जो प्रोडक्ट थी वो ऐसी जो साइंसी बेस पर साइंस ओरिएंटेड और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाए कि जो उसकी बैरून दुनिया में मांग हो। अभी आपको सिर्फ एक उनकी प्रोडक्ट और एक कंपनी की आप मिसाल ले लीजिए जिसकी दुनिया भर में गूंज है, वो है नोकिया कंपनी। नोकिया कंपनी याद रखिए फिनलैंड की कंपनी है और उसका सिर्फ साल 2019 और 20 का जो मुनाफा रहा वो था $23 बिलियन। आप अंदाजा लगाइए कि अगर सिर्फ वो एक अपनी कंपनी अगर कंपनी फरोख्त कर दे तो पाकिस्तान जैसे कई ममालिक का जो टोटल कर्जा है वो उतार सकती है। तो एक कंपनी इस कदर बड़ी है, छोटा सा मुल्क जिसकी 60 लाख आबादी हो और उसकी इकोनॉमी का हुजम इस कदर बड़ा हो, तो ये कमालात सिर्फ इसी बात के हैं कि तालीमी निज़ाम आप ऐसा कायम करें कि जिसके जो सम्राट हों वो फिर इस कदर वसी हों कि वो मुल्क माशी तौर पर और सियासी हर लिहाज से वो खुद कफील हो, आज़ाद हो और वो उसके फैसले जो हैं वो खुद आज़ादाना तौर पर कर सके। और यही वजह रही कि फिनलैंड ना सिर्फ कायम रहा, उसकी आज़ादी जो वो भी मौजूद रही, उसकी ज़ुबान, उसका सब कुछ वो उसने कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वो आज तरक्की याफ्ता ममालिक। और सोवियत यूनियन जो एक बड़ी ताकत थी वो अपनी पॉलिसीज के तहत न सिर्फ टूट फूट का शिकार हुई बल्कि वो खत्म तक हो गई। तो ये तालीमी निज़ाम के उसमें उसकी बरकतें हैं। अब इसमें सबक क्या निकलता है? सबक ये है और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि फिनलैंड के तालीमी निज़ाम पर आने वाले दिनों में एक आध दिन में इंशाल्लाह आपको एक ऐसी बुक जो फिनलैंड के ही एक स्कॉलर ने, एक मुहक्किक ने लिखी है और जिसका उन्वान है फिनिश लेसन्स। इंशाल्लाह इसी किताब में ये जो मुकम्मल तौर पर तालीमी निज़ाम पर मुश्तमिल है और उसका मुकम्मल तौर पर जायज़ा लेती है, वो आपके सामने लेकर आऊँगा और फिर उसे तफसील में उस तालीमी निज़ाम की जो उसकी खुसूसियात हैं कि कैसे उस निज़ाम की जो बुनियाद है और वो कैसे निज़ाम बनाया गया और उसके कैसे उसे फिर इम्प्रूव किया गया एजुकेशन निज़ाम को, उस पर तफसील से इंशाल्लाह रोशनी डालेंगे आने वाले एपिसोड में। अब इस एपिसोड से या इस मुकम्मल वाक़े से सबक क्या मिलता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जिसकी एक हमेशा एक जो एक सूरत हाल है सिक्योरिटी की हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि उसके साथ बॉर्डर हम तब्दील नहीं कर सकते, ना हिंदुस्तान सोवियत यूनियन है, ना पाकिस्तान एक फिनलैंड है कि यहाँ पर एक ऐसी सूरत बने कि पाकिस्तान उसकी एक अपीजमेंट की पॉलिसी लेकर चले हिंदुस्तान को। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन और मेरी अगर तजवीज़ अगर मेरी पूछी जाए तो वो ये होगी कि पाकिस्तान और इंडिया जब तक आपस में एक अमन और सुलह की एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार नहीं करते कि जिसमें वो अपना जो डिफेंस बजट है वो कम करके अपने सिर्फ वो शहरियों पर लगाएं, अपनी तालीमी निज़ाम को बेहतर करें, उस वक्त तक दोनों ममालिक अपने इस गुर्बत के मनहूस चक्कर से नहीं निकल सकते और उनके शहरियों को वो वेलफेयर स्टेट के फ़ायदे नहीं मिल सकते जो यूरोप के ममालिक ने दो जंगें, अजीम जंगें लड़ने के बाद उन्हें इस बात की समझ आई और उन्होंने फिर वो फ़ायदे हासिल किए। यही आज का सबक है। इंशाल्लाह कल फिर किसी और मौजू के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।